नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो बड़ी ही एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है नमस्ते योजना। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि नमस्ते योजना को मानवीय गरिमा और जीवन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़ा ही अहम क्यों माना जाता है, और इसके साथ ही हम देखेंगे कि एक बार फिर से नमस्ते योजना क्यों चर्चा में है और इस योजना से जुड़े हुए कहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि आखिर नमस्ते योजना वास्तव में है क्या। ये जो नमस्ते स्कीम है आखिर कब स्टार्ट की गई, क्यों स्टार्ट की गई, किन लक्ष्यों किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट की गई, इसकी हम चर्चा करेंगे। इसके कौन से कंपोनेंट हैं, कौन से घटक हैं, उन पर हम बात कर लेंगे। इससे जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जिन पर एक एक करके हम बात करने वाले हैं। इसके सामने कौन सी उपलब्धियां हैं, कौन सी चुनौतियां हैं, और इससे जुड़े हुए जो भी आपके विषय से संबंधित जो अहम पहलू हैं उन पर भी हम डिटेल से बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और नमस्ते योजना ये चर्चा में है। इस चर्चा के पीछे अगर जानना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा सा देखना होगा। पीआईबी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर इसके बारे में विशेष जानकारी दी गई है, क्योंकि हाल ही में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने नमस्ते योजना के बारे में फिर से कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो साझा की हैं। और यहाँ पर जो भी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय से जुड़े हुए जो मंत्री हैं उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो प्रस्तुत की हैं। जैसे देखें, नमस्ते योजना के तहत अब तक ये कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लगभग आप देखिए तो 85,819 सीवर जो हैं, जो सेप्टिक टैंक हैं, वो जो टैंक है वो कर्मचारियों की प्रोफाइलिंग की गई है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की गई और लगभग 76,736 जो कर्मचारी हैं उनकी पीपीटी जो किट है वो उन्हें प्रदान किया गया। और लगभग 60,000 से अधिक 60,586 आप समझ सकते हैं जो कर्मचारी हैं उन्हें आयुष्मान जो कार्ड है वो भी क्या कर दिया गया है, प्रोवाइड कर दिया गया है। और खास बात है कि ये जो जानकारी है ये मंत्रालय के द्वारा क्या की गई है, रिलीज की गई है। ये जो योजना है नमस्ते योजना, शहरी स्थानीय निकाय और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो स्वच्छता उद्यमी है, स्वच्छ भारत मिशन है, स्वयं सहायता समूह, ऐसे विभिन्न टॉपिक से जुड़ता है जहां से आपके पीटी के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मेंस के स्तर पर देखें तो मैनुअल जो स्क्वैजिंग है, मैनुअल जो स्क्वैजिंग को रोकने के लिए जो सरकारी पहले हैं उसके सामने जो चुनौतियां हैं उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पहलू हैं वहां से जुड़े हुए मेंस के जो प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ये काफी अहम हो जाता। तो इसी के बारे में हम आज चर्चा करें। इससे जुड़े हुए बहुत सारी बातें हैं जिन पर एक एक करके हम बात करेंगे। जैसे जो माननीय मंत्री हैं उन्होंने स्वच्छता कर्मियों के सम्मान और सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को एक बार फिर से सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई जो नमस्ते योजना है उसके बारे में जो भी अब तक की उपलब्धियां हैं, जो जानकारियां हैं वो साझा की हैं। और इसी कारण से देखें तो एक बार फिर से ये चर्चा में है, क्योंकि योजना के तहत बड़े स्तर पे जो भी सीवर सेप्टिक टैंक जो जुड़े हुए कर्मचारी हैं उनके प्रोफाइलिंग की गई है। बहुत सारे जो कर्मचारी हैं उनको जो पीपीई किट होती है वो प्रोवाइड किया गया। बहुत सारे कर्मियों को आयुष्मान कार्ड दिए गए। इस कारण से देखें तो एक बार फिर से जो ये नमस्ते योजना है ये चर्चा में है। अब इसमें दो तीन चीज आप समझ सकते हैं। जैसे पीपीई जो किट है उसके महत्व और उपयोगिता के बारे में भी अब जागरूकता बढ़ाने का जो काम है वो क्या किया जा रहा है, वो मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। रंग आधारित जो परिधान है उनके बारे में अवेयर किया जा रहा है और इसके संदर्भ में कई सारे देश के शहरों में जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं उनको जागरूक किया जा रहा है, उनको सुविधा प्रदान की जा रही है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेंगे कि जो नमस्ते योजना है, जो स्कीम है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड जो सैनिटेशन इकोसिस्टम है उसी के लिए ये बनाई गई थी। यानी राष्ट्रीय जो मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र है उसके तहत ये जो योजना है ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्रालय अपने देश का है उसके साथ ही जो आवासन और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है उसकी एक मिली जुली ये पहल है, संयुक्त पहल है जो मैनुअल स्क्वैजिंग होती है। देखेंगे मैनुअल स्क्वैजिंग होती क्या है, लेकिन जो मैनुअल स्क्वैजिंग है जो एक तरह से देखें सीवर या इस तरह के जो भी जगह है वहाँ के साफ करने वाले जो कर्मचारी हैं
उस तरह की बात की जा रही है। तो मैनुअल स्क्वेजिंग को समाप्त करने और सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ावा देने के लिए ये जो नमस्ते योजना है ये मुख्य रूप से संचालित की गई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं। जैसे नमस्ते जो योजना है इसके बारे में अगर थोड़ा सा और हम डिटेल से बात करें तो पूरी तरह से मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई जो है उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो नमस्ते योजना है ये स्टार्ट की गई, जिसके तहत जो भी सीवर हैं, जो सेप्टिक टैंक है, यहाँ तक कि जो खतरनाक सफाई में लगे जो व्यक्ति हैं उनको औपचारिक और संस्थागत स्तर पे प्रशिक्षित करना, सफाई जो कर्मचारी हैं उनके माध्यम से सुरक्षित और मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से खास तौर पे ये जो योजना है ये सफाई के संदर्भ में देखें तो नमस्ते योजना संचालित की गई है। इसके बहुत सारे घटक हैं। अगर घटकों की आप बात करेंगे तो डिजिटल उपकरण के माध्यम से शहरी जो स्थानीय निकाय हैं उसमें खास तौर पे जो प्रोफाइलिंग है वो की जाती है। इसमें खास तौर पे जो स्वास्थ्य बीमा है वो भी इनके लिए संचालित किया जाता है। इस योजना के तहत व्यावसायिक जो सुरक्षा प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है वो भी दी जाती है और स्वच्छता संबंधी जो भी वाहन है, उपकरण है, उनकी खरीद के लिए भी खास तौर पे जो पूंजीगत सब्सिडी है वो प्रदान की जाती है। इसके अलावा जो पीपीई है उसका वितरण किया जाता है जो कि हाल ही में किया गया है। आपातकालीन जो प्रतिक्रिया है कि इमरजेंसी में कैसे रिएक्शन लेना है उसके लिए जो भी जरूरत वाले सुरक्षा उपकरण हैं उनका भी वितरण किया जाता है। और इस योजना के तहत खास तौर पे सिक्योरिटी पे ध्यान दिया जाता है, सम्मान पे ध्यान दिया जाता है और इसके लिए जो भी जागरूकता पहले हैं जो अभियान है वो भी संचालित किया जाता है। तो इस तरह से देखें तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इससे जुड़े हुए बहुत सारे पहलू हैं जिनको आप देख सकते हैं कि स्वच्छता जो कर्मचारी है उनकी पहचान कैसे होती है, कौशल कार्यक्रम से कैसे संचालित किए जाते हैं, आजीविका सहायता, पेशागत जो सुरक्षा है और अन्य योजनाओं के साथ कैसे इस नमस्ते योजना को एकीकृत किया गया, इंटीग्रेट किया गया है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहली बात हो गई कि जो नमस्ते योजना है इसमें शामिल जो मंत्रालय हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहले हमने बताया कि इसमें 2 जो मंत्रालय हैं वो खास तौर पे शामिल है। पहला मंत्रालय जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता क्या है, मंत्रालय है। तो ये पहला मंत्रालय है और इसका सहयोग कौन सा मंत्रालय कर रहा है, तो दूसरा जो मंत्रालय है वो है आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है वो क्या कर रहा है, इसमें इसका सहयोग कर रहा है। तो एक तरह से आप देखेंगे तो ये क्या हो गई, ये पहल एक संयुक्त पहल हो गई दोनों मंत्रालयों की। और अगर रेगुलेशन की बात करेंगे कि नमस्ते योजना का जो क्रियान्वयन है वो कौन कर रहा है, तो इस योजना का, स्कीम का जो क्रियान्वयन है ये दोनों जो मंत्रालय हैं ये कर रहे हैं। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास जो निगम है उसके माध्यम से इस नमस्ते योजना का जो संचालन है वो किया जा रहा है। अगर हम अवधि की बात करें कि ये जो नमस्ते स्कीम है इसका टाइम पीरियड क्या है, तो 2023-24 से लेकर 2023-4 से लेकर ये कहाँ तक है, तो 2025 और 26 तक है, यानी इस वर्ष और अगले वर्ष तक के लिए एक तरह से 3 वर्षों की अवधि के लिए क्या है कि ये जो योजना है ये लागू की गई है। अब थोड़ा सा इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उनको हमने देख लिया। साथ ही अगर हम बात करें क्रियान्वयन के स्तर पे तो पहले ही हमने बात कर लिया कि धीरे धीरे कैसे कैसे अलग अलग स्टेप पे इसका रेगुलेशन किस मंत्रालय और किस एजेंसी के माध्यम से हो रहा है। तो ये पूरा जो कह सकते हैं संचालन है ये स्टेप वाइज चल रहा है, जिसमें सबसे पहले आधारभूत सर्वेक्षण किया जाता है, यानी जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो डिजिटल मंच है वहां पर जो ULB है अगर इसकी बात करें तो इनका क्या किया जाता है, सपोर्ट करते हुए इनका समर्थन का उपयोग करके जो भी सफाई कर्मचारी हैं उनका क्या किया जाता है, प्रोफाइलिंग की जाती है, पहचान की जाती है। दूसरे स्तर पे देखेंगे तो इनके स्किल्स डेवलपमेंट पे और उससे जुड़े हुए जो भी सर्टिफिकेशन जो प्रक्रिया है वो दी जाती है, यानी आधुनिक जो सीवर हैं उन सीवरों और जो सेप्टिक टैंक हैं उनके सफाई के संदर्भ में जो भी सुरक्षा है उस सुरक्षा मानकों को इन्हें समझाया जाता है, प्रशिक्षित श्रमिकों को किया जाता है। और आजीविका के संदर्भ में देखें तो खास तौर पे जो महत्वपूर्ण जो डेप्ट हैं, जो ऋण तरीके हैं, उनके माध्यम से जो भी स्वच्छता है
जो उद्यम है वो स्थापित करने के लिए इन्हें क्या है, सुविधा भी प्रदान की जाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो निगरानी तंत्र खासतौर पे मजबूत करने के लिए जो भी प्रबंधन सूचना प्रणाली है, उसके माध्यम से जो भी बेनिफिशियर्स हैं, जो लाभार्थी हैं, उन लाभार्थियों की वास्तविक जो समय है, जो रियल टाइम पर जो ट्रैकिंग है वो भी की जाती है। और इसके अलावा आईईसी और व्यवहार जो परिवर्तन संचार है उस पर भी ध्यान दिया जाता है, ताकि श्रम जो लेबर वाले काम कर रहे हैं उससे उनकी जो गरिमा है उस गरिमा को भी बढ़ावा दिया जाए। स्वच्छता से जुड़े हुए जो कार्य हैं उन कार्यों से संबंधित जो मिथक हैं, जो किंवदंतियां हैं, उन्हें समाप्त किया जाए। और इस तरह से देखें तो नमस्ते जो योजना है, इस योजना के जो लक्ष्य हैं, लक्षित समूह है, अगर उसकी हम बात करेंगे तो भारत के शहरी क्षेत्रों में सीवर और सेप्टिक टैंक की जो सफाई कर्मचारी हैं, जो कचरा बीनने वाले हैं, वो इसमें लक्षित है, यानी टारगेट किए गए हैं। इनका जो लक्ष्य होता है यूएलबी द्वारा जो भी नियोजित एसएसडब्ल्यू है उसकी प्रोफाइलिंग करना, सुरक्षा जो प्रशिक्षण है वो प्रदान करना, जो भी इनसे जुड़े उपकरण है वो प्रदान करना, और इसके साथ ही जो भी स्वच्छता उद्यमी है उनमें अगर बदलने के लिए देखें तो इन्हें पूंजीगत सब्सिडी भी सपोर्ट प्रदान करना, जिससे स्वरोजगार इन्हें प्राप्त हो सके, औपचारिक रोजगार के अवसर को बढ़ावा मिल सके। और इस सबके पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि सफाई कार्य करने वाले जो लोग हैं उनकी जो लगातार मौतें हो रही हैं, उन मौतों की जो संख्या है, क्योंकि ये जोखिम वाले परिस्थिति में काम करते हैं, बड़े ही रिस्की जगहों पर काम करते हैं, जो एक तरह से बड़ी ही देखें तो इनके लिए खतरनाक होती है। तो इनकी होती हुई जो मौतें हैं उनको रोकना, सफाई जो कर्मचारी हैं उनका जो जीवन स्तर है उस जीवन स्तर में और उनके स्वास्थ्य में भी सुधार लाना। संसद में पेश सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 और वर्ष 2023 के बीच देश भर में देखेंगे तो लगभग 400 से भी अधिक जो सीवर या सेप्टिक टैंक में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी मौतें हो चुकी हैं। तो इस कारण से देखें तो ये जो मसला है बड़ा ही संवेदनशील हो जाता है। कुछ उद्देश्यों की अगर हम बात करें कि आखिर जो नमस्ते योजना है उसके मूल उद्देश्य क्या है, तो इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं। थोड़ा सा एक एक करके हम बात करेंगे तो मैनुअल जो स्क्वैजिंग है उसे पूरी तरह से उसका उन्मूलन करना, जो भी सीवर्स हैं, जो सेप्टिक टैंक हैं, उनकी जो मैनुअल सफाई है वो क्या करना है, अब उसे मशीनों के द्वारा पूरी तरह से स्किल्ड लोगों के द्वारा सफाई करने में परिवर्तन करना है। दूसरी बात करें तो सफाई कर्मचारियों का जो पुनर्वास है वो सबसे महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य है, क्योंकि आजीविका सहायता और जो वैकल्पिक रोजगार है उसके जो विकल्प हैं वो प्रदान किए जा सकते हैं, सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के विभिन्न जोखिम वाले इस तरह के जो स्थान है जहाँ पर काम करने वाले सफाई जो कर्मचारी हैं इनकी जो व्यावसायिक सुरक्षा है वो प्रदान नहीं की जाती थी। इस कारण से इन्हें व्यावसायिक स्तर पर सिक्योरिटी प्रदान की जाए, इनका जो स्वास्थ्य है, जो सम्मान है उसको और बेहतर किया जाए, कौशल और क्षमता पर खास तौर पे ध्यान दिया जाता है। जो भी आधुनिक तकनीकें हैं, सुरक्षित जो सफाई के तरीके हैं, जो प्रौद्योगिकियां हैं, उनसे इन्हें क्या किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। और सामाजिक समावेशन की बात करें तो जो भी सफाई कर्मचारी हैं और उनके जो परिवार हैं उनको एक सोशल जो सिक्योरिटी है वो प्रदान करने के उद्देश्य से ये जो नमस्ते योजना है ये स्टार्ट की गई है। तो भारत में जो स्वच्छता कार्य है उसमें शून्य मृत्यु लाना भी इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि बड़ी संख्या में इन कार्यों से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं इनकी मृत्यु हो रही है। तो भारत में स्वच्छता से जुड़े हुए जो कार्य हैं उनमें लोगों की मृत्यु न हो, ये भी इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सभी जो स्वच्छता कार्य हैं उसमें कुशल जो श्रमिक हैं उन श्रमिकों के द्वारा वो कार्य कराया जाए और कोई भी सफाई कर्मचारी मानव जो मल है सीधे उसे उसके संपर्क में न आए। ये भी एक बड़ा कह सकते हैं कि इसका लक्ष्य है, क्योंकि अभी भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में देखें तो इस तरह का मैला ढोने की जो प्रथा है आज भी प्रचलित है। स्वच्छता जो कर्मचारी हैं उनको स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया जाता है और उन्हें स्वच्छता उद्यम चलाने का अधिकार भी दिया जाता है। सभी सीवर और सेप्टिक जो टैंक हैं उनकी सफाई और उससे जुड़े हुए जो भी कर्मचारी हैं उनको वैकल्पिक आजीविका तक भी पहुंच प्रदान करता है ये नमस्ते योजना। इसके बहुत सारे देखेंगे तो कानूनी और नैतिक संदर्भ भी हैं, जैसे मैनुअल जो स्क्वैजर है उनके रूप में रोजगार का निषेध और उनका जो पुनर्वास अधिनियम 2013 है उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रावधान है जो आपको जानने चाहिए। जैसे जो भी मैनुअल स्क्वैजिंग है उसको अवैध घोषित किया गया है इस 2013 के अधिनियम के द्वारा, और पुनर्वास का जो प्रावधान है वो भी इस अधिनियम के तहत संचालित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय 2014 का एक खास निर्णय है जिसमें जो भी सीवर
कर्मचारी हैं उनके लिए मुआवजा और सुरक्षा के जो मानदंड हैं उस पर खास तौर पे 2014 में निर्णय दिया गया। और इसके तहत देखेंगे तो संविधान के कई सारे जो आर्टिकल हैं वो भी इससे जुड़ते हैं, जैसे आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 23 है, जिसमें सम्मान पूर्वक जीने का जो अधिकार है वो प्रदान किया गया है। पूरी तरह से क्या है कि सम्मान पूर्वक जीने का जो अधिकार है वो प्रदान करता है हमारा संविधान। और जबरन जो श्रम करने की बात होती है उसका भी क्या करता है, ये निषेध करता है। तो जबरन श्रम जो करने की बात है उसका निषेध करता है ये आर्टिकल दोनों। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके संदर्भ में जो भी वित्तीय जो बजटीय प्रावधान है वो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही इसका अलग अलग योजनाओं से तुलना भी कर सकते हैं। लेकिन इन सब के साथ ही नमस्ते योजना के क्रियान्वयन से जुड़े हुए बहुत सारे जो पहलू हैं, जो चुनौतियां हैं, वो भी आपको देखने को मिल सकती है। जैसे अवेयरनेस की कमी है, टेक्नोलॉजी के स्तर पे बड़ा एक गैप है, सामाजिक जो भेदभाव है, अपर्याप्त जो प्रशिक्षण है, इस तरह के जो मुद्दे हैं ये कहीं ना कहीं आज भी चुनौती बने हुए हैं। इसके साथ ही देखेंगे तो जो नमस्ते योजना है, स्कीम है, इसके अंतर्गत जो तकनीकी नवाचार है उस पर भी खास तौर पे जोर दिया जा रहा है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। और इसी कारण से भविष्य की जो संभावनाएं है, जिसमें सीवर जो अवरोध है उन पर नजर रखने, मानव जो कह सकते हैं सफाई कर्मी हैं उनके लिए जो भी जोखिम है उसको रोकने के लिए बड़े स्तर के एआई और जो IoT है उनका क्या किया जा रहा है, एकीकरण किया जा रहा है। तो आने वाले समय देखें तो जो रास्ता है वो कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे अमृत जो शहर है उन शहरों से परे अखिल भारतीय स्तर पे इसका विस्तार किया जा सकता है। छोटी जो नगर पालिकाएं हैं देश की, जो ग्रामीण कस्बे हैं, उनको भी इस योजना के तहत कवर किया जा सकता है। यही नहीं, बढ़ी हुई जो फंडिंग है, तकनीकी जो इसमें प्रगति है, तो इससे क्या किया जा सकता है कि मशीनीकृत जो उपकरण है और जो PP जो ई किट है उसके लिए सब्सिडी प्रदान किया जा सकता है। इसके लिए मजबूत जो अभिसरण तंत्र है उसका विकास करते हुए आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय डिजिटल जो स्वास्थ्य मिशन है उसको एक साथ इंटीग्रेट करते हुए इसे जोड़ा जा सकता है। जो कि आपको देखने को मिला कि बड़ी संख्या में जो ये कर्मचारी हैं इन कार्यों से जुड़े हुए, उन्हें आयुष्मान कार्ड का भी वितरण किया गया है। इसके अलावा देखें तो जो किट है वो भी प्रोवाइड किया गया है। और सामुदायिक जो सहभागिता है वो भी इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाता है, क्योंकि सार्वजनिक अभियानों के माध्यम से जो भी सफाई कर्मचारी हैं उनके प्रति सम्मान को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा एक दो वर्ड है, जो टर्मिनोलॉजी है उसे हम देख सकते हैं। जैसे मैनुअल जो स्क्वेंजर है उनके बारे में, जो स्क्वेंजिंग की प्रक्रिया है उसे हम समझ सकते हैं। तो पहले तो ये बात हुआ कि मैनुअल जो स्क्वेंजर है ये क्या होता है। तो देखिए, जो मैनुअल स्क्वेंजर है एक व्यक्ति होता है, यानी वह व्यक्ति होता है जिसे अस्वास्थ्यकर जो शौचालय है, खुली जो नालियां होती हैं, गड्ढे होते हैं, रेलवे पटरियों के से जुड़े हुए जो मानव मल हैं उनको पूर्ण रूप से एक तरह से सड़ने से पहले हाथ से साफ करते हैं। ले जाने के लिए, बटोरने के लिए इस तरह के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैनुअल स्क्वेंजर के रूप में। रोजगार का जो निषेध है, जो पुनर्वास है, वो कहीं ना कहीं 2013 का जो अधिनियम है उसमें इसके बारे में डिटेल से जानकारी की गई है। इनकी जो सफाई प्रक्रिया है वो काफ़ी जोखिमपूर्ण होती है। तो इसका मतलब ये है कि सीवर या जो भी सेप्टिक टैंक है वहाँ पर ये मैनुअल रूप से सफाई करते हैं। और जो भी स्वच्छ या स्वच्छता जो कर्मी है, सफाई जो कर्मचारी हैं, इनका जो स्वच्छता कार्य है उस कार्य में नियोजित व्यक्ति, जिनमें कचरा बीनने वाले, सीवेज, सेप्टिक टैंक साफ करने वाले, ये सभी लोग शामिल होते हैं। और इसके संदर्भ में अगर थोड़ा सा स्क्वेजिंग की प्रक्रिया की बात करें, जो मैनुअल स्क्वेजिंग है, तो मैनुअल स्क्वेजिंग से तात्पर्य इतना ही है, इसका मीनिंग यही है कि जो भी सीवर्स हैं, बड़े बड़े सेप्टिक टैंक हैं, उनमें से हाथ से मानव मल को ये साफ करते हैं, या एक तरह से साफ करने की जो प्रथा है उसे ही हम मैनुअल स्क्वेजिंग कहते हैं। हालांकि भारत में देखें तो इसके लिए 2013 का जो अधिनियम है वो बनाया गया, जो इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है। लेकिन ये जो प्रथा है ये आज भी भारत के कई सारे क्षेत्रों में जारी है। ये अधिनियम मानव मल सफाई या प्रबंधन के लिए किसी तरह का कोई भी जो नियुक्त है उस नियुक्ति पर पूरी तरह से बैन लगाता है, तथा परिभाषा को व्यापक बनाते हुए इसमें सेप्टिक टैंक, गड्ढों या रेलवे पटरियों की सफाई को भी शामिल करता है। इस प्रथा को अमानवीय पूरी तरह से घोषित कर दिया गया है, अमानवीय माना जाता है। और मैनुअल जो स्क्वेंजर है उनके द्वारा कहीं ना कहीं देखें तो सामना किए गए जो भी पहले के अन्याय हैं
उनको ये एक तरह से देखें तो फिर से प्रदर्शित करता है। तो इस तरह की बातें हैं और इसमें देखें तो कई तरह के जो प्रावधान है वो भी शामिल किए गए हैं। अगर थोड़ा सा आप बात करेंगे जैसे मैनुअल जो स्क्वैजिंग है इसको कम करने के जो प्रयास हैं इसमें देखेंगे तो संवैधानिक जो सुरक्षा उपाय किए गए हैं वो हमें आर्टिकल 14 और 16 में दिए गए हैं। जैसे 14 की बात करेंगे तो देश के सभी जो नागरिक हैं उनके लिए विधि के तहत जो भी समान संरक्षण है उसकी ये गारंटी आर्टिकल हमें देता है, संविधान का अनुच्छेद देता है जो सुनिश्चित करता है कि हाथ से मैला ढोने वाले जो भी लोग हैं जाति या व्यवसाय के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, डिस्पैरिटी नहीं किया जाएगा और इस तरह की जो भी प्रथाएं हैं उनका सामना उन्हें नहीं करना है। आर्टिकल 16 की बात करें तो सभी के लिए समान जो रोजगार है उसकी बात ये आर्टिकल करता है। सरकारी नौकरियों में जाति आधारित जो भेदभाव है उस पर ये रोक लगाता है। मैनुअल जो स्क्वेंजर हैं उनके आर्थिक उत्थान को भी ये बढ़ावा देता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल जो 17 है वो भी महत्वपूर्ण है, जो ये कहता है कि अस्पृश्यता को समाप्त करना, इसे लागू करने वालों को दंडित करना और हाथ से मैला ढोने वालों के संदर्भ में ये कहता है कि जाति आधारित जो बहिष्कार है, जो कलंक है, उससे ये आर्टिकल उन्हें बचाता है। इसके अलावा एक दो और आर्टिकल हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। आर्टिकल जो 21 है ये महत्वपूर्ण है क्योंकि सम्मान के साथ जीने के अधिकार को ये आर्टिकल प्रदान करता है और मैनुअल स्क्वेंजरों का जो भी अमानवीय कार्य से जुड़े हुए उनकी जो सुरक्षा है वो भी मांग प्रदान करता है, कानूनी आधार पर ये प्रदान करता है। इसके अलावा एक और आर्टिकल आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, वो आर्टिकल 23 है। ये क्या कहता है? बलात् श्रम, जो भी बलात् श्रम होता है उसके विरुद्ध जो भी संरक्षण है वो ये प्रदान करता है और सुनिश्चित करता है कि मैनुअल जो स्क्वेंजर हैं उनको उचित वेतन और सुरक्षा मानकों के बिना ही कठोर परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जो कहीं ना कहीं मैनुअल जो स्क्वेजिंग है, इस तरह के जो भी कर्मचारी हैं उनसे जुड़े हुए हमारे संविधान में उल्लेख मिलते हैं। इसके अलावा जो भी बहुत सारी सरकारी जो पहले हैं वो स्टार्ट की गई हैं। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय गरिमा जो अभियान है, एक तरह से मूल रूप से आप देखेंगे तो ये जो पहल है ये मैनुअल स्क्वेजिंग की प्रथा को समाप्त करने और मैनुअल जो स्क्वेंजर हैं उनको उनके पुनर्वास के लिए ये स्टार्ट की गई थी। तो ऐसे ही जो कानूनी ढांचा है अपने देश में बेहतर तरीके से बनाया गया, जैसा कि पहले हमने बताया था कि मैनुअल स्क्वेंजर के रूप में रोजगार निषेध और जो पुनर्वास अधिनियम 2013 है वो अपने देश में महत्वपूर्ण रूप से लागू किया गया, जिसमें कौशल विकास, वित्तीय सहायता, जो भी वैकल्पिक रोजगार हैं, जो मैनुअल स्क्वेंजर हैं उनकी पहचान और उनके पुनर्वास से जुड़े हुए जो प्रावधान है वो जोड़े गए हैं। यही नहीं, SC ST से जुड़े हुए जो भी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है वो भी इसी के तहत बनाया गया। इसके अलावा भी बहुत सारी कह सकते हैं कि जो योजनाएं हैं वो भी अपने देश में है। जैसे अगर बात करेंगे तो स्वच्छता जो मिशन है वो इसमें हमारे देश में देखें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो स्वच्छता जो मिशन 2.0 है वो कहीं ना कहीं इसी को और सुरक्षित करने के लिए, यानी इस तरह के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। और दीनदयाल जो अंत्योदय जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है वो भी इसके तहत रेगुलेट की जा रही है सरकार में। इसके अलावा अगर देखेंगे तो जो चुनौतियां हैं, चाहे भारत में मैनुअल जो स्क्वेजिंग है, इस स्क्वेजिंग में इसके उन्मूलन और पुनर्वास के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। जैसे अगर बात करेंगे तो समझ और जो जागरूकता की कमी है ये तो सबसे बड़ा कारण बन चुकी है हमारे देश में। इसके लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो पहले से निर्धारित की गई है, सुरक्षा प्रदान किया गया है, उसके बावजूद भी लोगों के स्तर पे जागरूकता नहीं है और लोग इससे अनजान हैं। सरकारी अधिकारी भी इस तरह के जो भी कानूनी प्रावधान है उससे अनजान है कि किसको हाथ से मैला उठाने वाला माना जाता है, ये जानकारी अभी सही तरीके से नहीं है। प्राय देखें तो जो व्यक्ति हैं वो सफाई कर्मी या जो भी सफाई कर्मचारी हैं उनके पद पर वो काम करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप देखें तो इस तरह का जो भी दोषपूर्ण प्रथा अभी भी प्रचलित है। अस्वास्थ्यकर और जो भी शौचालय हैं उनको खत्म करने की जो अकुशलता है वो भी अपने देश में एक बड़ा इसके पीछे कारण है, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे जो हेल्थ के लिए निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं, इस तरह के जो शौचालय हैं इन शौचालयों को अभी तक समाप्त नहीं किया गया, जिस कारण से अभी भी इस तरह की जो भी मैला ढोने की जो प्रथा है कुछ क्षेत्रों में अभी भी चल रही है। इसके अलावा भी देखें तो सामाजिक, आर्थिक और इस तरह के जो भी जाति जनगणना है उसके अनुसार भारत में देखें तो 10 लाख से अधिक अस्वास्थ्यकर शौचालय अभी भी भारत में विद्यमान हैं, जिनमें से कई
तो अभी भी मल जो है उसके लिए जो एक तरह से मानव मल है उसके लिए एक तरह से सीवर की जो प्रणाली है वो देखने को मिल रही है अपने देश में। सेप्टिक जो टैंक है उनके बिना क्षेत्रों का जो एकत्रण है, खुली नालियां हैं वहां पर मल प्रवाहित होते हैं, मैनुअल स्तर पे उनकी सफाई की जाती है। तो इस तरह की चुनौतियां अपने देश में बहुत सारी हैं। यही नहीं, अपर्याप्त जो सीवेज सिस्टम है, जो एक ड्रेनेज सिस्टम है, वो एक बड़ा चुनौती है, क्योंकि बहुत सारे देश के क्षेत्र हैं जहां पर देखेंगे तो आज के इस भारत के विकसित होने के बावजूद, एक तरह से विकसित या बहुत सारे क्षेत्रों में सुधार होने के बावजूद भी भारत में अपशिष्ट जो जल प्रबंधन है, जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है, जल निकासी का जो प्रणाली है, वो अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई है। और आधुनिक सीवेज सिस्टम में खराब जो भी स्थितियां हैं, अपर्याप्त जो निवेश है, जो मैनुअल स्क्वैजिंग है, वो कहीं ना कहीं चुनौती बना हुआ है। यही नहीं, कानूनी प्रतिबंधों को लागू करने में भी अपने देश में एक तरह से देखें तो वो असफलता नहीं मिली, अभी भी विफलता के स्तर पे ही देखा जा सकता है, क्योंकि भारत सरकार उन लोगों को दंडित करने में अभी भी पूरी तरह से प्रभावी नहीं हुई है जो अवैध रूप से मैनुअल जो स्क्वेंजर्स हैं उनको उनकी जो नियुक्ति है वो आज भी जारी कर रहे हैं। तो इस तरह का जो प्रावधान अपने देश में 2013 अधिनियम बना, लेकिन उसे सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह की जो भी चुनौतियां हैं उनको देखा जा सकता है। ओवरऑल यही कहा जा सकता है कि नमस्ते योजना क्या है, केवल एक सामान्य स्तर पे अगर हम देखेंगे तो नमस्ते जो योजना है ये केवल एक कल्याणकारी पहल तक सीमित नहीं है। ये भारत में सफाई जो कर्मचारी हैं उनके साथ जो भी व्यवहार किया जाता है उस व्यवहार में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने का एक कह सकते हैं कि मार्ग है। यानी व्यवसायिक जो सुरक्षा है, एक तरह से जो फिनेंशियली सिक्योरिटी है, जो सोशल सिक्योरिटी है, आर्थिक जो उत्थान है, मानवीय जो गरिमा है, उसको भी ये प्रदान करती है योजना, जिससे सामाजिक जो न्याय है, सोशल जस्टिस की जो अवधारणा है, जो गुड गवर्नेंस की अवधारणा है, शहरी विकास के क्षेत्रों में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसे निभाने में ये नमस्ते योजना एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। तो इस कारण से देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस तरह से आज के एपिसोड में हमने नमस्ते योजना से जुड़े हुए अलग अलग जो पहलू हैं उन पर डिटेल से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।